हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, प्रीवियस 2 क्लास में हम लोगों ने साउंड का काफी कुछ पार्ट पढ़ा है। आइए हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करेंगे आज ये अपना कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और आप लोग पाएंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है तो सभी क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अगर आपको पता हो तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था जो साउंड होता है, हर साउंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो कौन से फ्रीक्वेंसी का साउंड हम लोग सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये ऑडिबल होता है ना, हम लोग इससे कम सुन सकते ना हम लोग इससे ज्यादा सुन सकते हैं। इससे कम वाले को बोलते हैं इंफ्रासोनिक यानी अपश्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा वाला होता है उसका बोलते हैं अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य। अब जैसा कि मैंने बताया कि यार हम तो नहीं सुन सकते 20 हर्ट्ज से कम, ना हम लोग 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन सकते हैं, लेकिन इस धरती पे कोई ना कोई तो जानवर होगा जो इससे कम और इससे ज्यादा सुन सकते हैं। बिल्कुल। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक लिस्ट बता रहा हूं, वहां पर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एनिमल कितने साउंड सुन सकते हैं, कितने ध्वनि में वो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, ये आप लोगों को बताई गई है। जैसे आप लोग देखिए, अगर हम लोग बात करें चमगादड़, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। देखो दोस्तों, बैट चमगादड़ की बात करिए, चमगादड़ 1,10,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकता है। हम तो मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज तक का सुन सकता है। तो देखिए, बैट यानी चमगादड़ सुन सकता है दोस्तों। और आप लोग, और मैं आप लोगों को बताता हूं, एक वो मैंने डाली कि वेल, हाँ देखिए वेल, जो वेल आप लोग देखेंगे ना, वेल आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक का साउंड सुन पा रही है दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोग 20 हर्ट्ज से कम का नहीं सुन सकते ना। देखो, एलिफेंट जो है ना, वो 20 हर्ट्ज से कम का भी सुन सकता है। समझ गए बात को? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाँ यार ये सुन सकते हैं। जैसे डॉग की बात करें, कुत्ते की बात करें, तो ये दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड सुन सकता है। देखो, 45,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकता है ये, ठीक है। चले चले आगे, बहुत बढ़िया। चलो, तो बात करते हैं आगे हम लोग कि एक मैं आप लोगों को कर्व बता रहा हूं। इस कर्व को ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जा सकते हैं, आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरा वेट 200 किलोग्राम है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि मैं भारी हूं या हल्का हूं? बताओ, आप मुझे भारी बोलोगे ना? अरे हाँ या ना? आप मुझे भारी बोलोगे ना? बिल्कुल। अगर मेरा वेट केवल 20 केजी होता तो आप लोग मुझे क्या बोलते हैं? हल्का बोलते ना। तो सिमिलरली दोस्तों, जो साउंड की लाउडनेस की बात करें, उसकी प्रबलता की बात करें, जैसे आप लोग किसी व्यक्ति के वेट को किलोग्राम में नापते हैं ना, वैसे ही दोस्तों उसको लाउडनेस को, उसकी प्रबलता को मेजर करने की एक यूनिट होती है जिसे आप लोग बोलते हैं डेसिबल। दोस्तों क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। तो देखिए, लाउडनेस बोल दो या इंटेंसिटी बोल दीजिए, दोनों लगभग आप लोगों का एक दूसरे से रिलेटेड ही है। जिस साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लाउडनेस ज्यादा होती है, वो आवाज आपको तेज सुनाई देगी। चलिए दोस्तों, प्लीज आप लोग ध्यान रखिए। अब यहां पर आप लोग ध्यान से रखिए, एक एक्सिस पे मैंने लिया इंटेंसिटी, जिसे आप लोग हिंदी में तीव्रता बोलते हैं, और ये मैंने किस में ली है दोस्तों? डेसिबल में। जैसे यहां पर आप लोगों का 20 डेसिबल है, यहां पर 60, यहां पर 80, यहां पर 100। और एक एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। किस में ली है? हर्ट्ज में ली है। जैसे अगर यहां पर बात करें, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1000 हर्ट्ज है, यहां पर 2000 हर्ट्ज है, यहां पर 20,000 हर्ट्ज है। बहुत बढ़िया। अब प्लीज आप लोग मुझे बताइए, 20 हर्ट्ज से जो कम वाला साउंड होता है, क्या वो इंफ्रा साउंड होता है? क्या वो इंफ्रासोनिक होता है? क्या अपश्रव्य? बिल्कुल सही बात है सर। और दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है वो होता है अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य। बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे बताइए, जो हम लोग सुन सकते हैं वो कौन सा सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही तो सुन सकते हैं। तो ये ऑडिटरी फील्ड है। ऑडिटरी फील्ड का मतलब जो हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो यहां पर ग्रीन वाला नहीं है। जबकि जैसे अगर मैं बात करूं, ये वाला एरिया जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? 20 हर्ट्ज से अधिक है, 1000 हर्ट्ज से कम है। तो सर ये वाला साउंड तो हम लोगों को सुनना चाहिए था, बट ये हम लोग सुन क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि दोस्तों साउंड की माना फ्रीक्वेंसी इतनी है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी काफी कम है। देखो 0 डेसिबल, ये 20 डेसिबल है, इसलिए हम लोग सुन नहीं पा रहे। थोड़ा सा आगे जाओगे तो इधर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो कम इंटेंसिटी में भी आप लोग सुन पा रहे हो। तो केवल ये जो ग्रीन वाला फील्ड है ना, इसी में हम लोग सुन पाते हैं। बहुत बढ़िया।
और दोस्तों नॉर्मल जो हमारा कॉन्वर्सेशन एरिया होता है ना, जो नॉर्मल आप लोगों का कॉन्वर्सेशन एरिया होता है, जो जनरली हम लोग बात करते हैं आपस में, वो ये वाला रेंज होता है, ये वाला जो डार्क ग्रीन वाला देख रहे हो ना, यानी हम लोग जो बात करते हैं, जो साउंड निकलता है ना, वो लगभग आप लोगों का है ना 700-800 हर्ट्ज से कितना होता है आप लोगों का 10-12 हजार हर्ट्ज तक का वो साउंड होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होती है। अगर बात करें दोस्तों उसकी इंटेंसिटी की, तो दोस्तों ये 20 से 80 डेसिबल तक की क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है। बस ये मैं ग्राफ आप लोगों को समझाना चाह रहा था दोस्तों, बढ़िया है, चले आगे, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड होता है जो हम लोग सुन नहीं सकते, लेकिन कुछ जानवर तो सुन सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, क्या आप लोगों ने भूकंप के बारे में सुना है? दोस्तों जब भूकंप आता है, क्या बहुत तेज आवाज आती है? क्या अगर बहुत तेज आवाज आती है तो सबको पता पड़ जाता, लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों बहुत कम को इसका एहसास होता है, वो भी दोस्तों वाइब्रेशन से, आवाज नहीं आती। एक्चुअली में जब आप लोगों का भूकंप आता है ना, कुछ साउंड वेव्स होती है ना, प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी कम होती है कि हम लोग सुन नहीं पाते। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों की सिस्मिक साउंड वेव होती है ना, यानी जब भूकंप आता है तो ये जब ध्वनि तरंगे निकलती ना, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, इसीलिए हम लोग इसको इंफ्रासोनिक बोलेंगे, अपश्रव्य बोलेंगे। दोस्तों जब भूकंप आता है ना, तो आप लोग जो हाथी वगैरह होता है ना, कुछ जानवर होते हैं जो अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, तो उनका बिहेवियर अलग सा हो जाता है, ये चिड़चिड़े से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इन तरंगों का पता लगाने में सक्षम होता है, हम लोग सुन ही नहीं पाते, तो हमको कुछ। अब एक चीज मुझे बताओ, आपको मैंने एक रूम में बैठा दिया, बहुत तेज स्पीकर चलाया, तो आप परेशान नहीं होगे कि अरे यार भाई यार इसको बंद कर, इरिटेशन होगी नहीं होगी? सिमिलरली दोस्तों जो एनिमल इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, तो वो भूकंप आने पर क्या करते हैं, वो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया क्यों? तो आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सिस्मिक साउंड वेव्स होती है, यानी ध्वनि से उत्पन्न वाली ध्वनि तरंगे जो, सॉरी भूकंप से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे जो होती है, उनका क्या होता है, क्या होता है बताओ? फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, यानी इंफ्रासोनिक होती है, अपश्रव्य होती है। चलिए अब दोस्तों बात करें अल्ट्रासाउंड की, या इसे आप लोग अल्ट्रासोनिक साउंड भी बोल सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब प्लीज मेरी बात आप लोग ध्यान से समझो दोस्तों, ये आपका एक पॉइंट है, मैंने मान लिया 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में आप लोग सुन पा रहे हो दोस्तों। ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होगी, उसको आप लोग बोलोगे अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, बात सही है क्या? क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों एक्चुअली में कुछ डिवाइसेज होती है, कुछ डिवाइस होती है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड पे कार्य करती है। कुछ डिवाइस का नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? उन डिवाइस का नाम बता सकते हैं क्या? जैसे कभी आप लोगों ने मेडिकल टेस्ट करवाया होगा, सोनोग्राफी। दोस्तों जो सोनोग्राफी जो होती है ना, इसकी मशीन, इससे कौन सी वेव निकलती है? अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, अल्ट्रासाउंड निकलता है इनसे। ठीक है, समझ में आई बात को? आई या नहीं आई? सर नहीं आई, और समझाओ सर, कोई दूसरा एग्जांपल बताओ। आइए दोस्तों, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग वगैरह करी होगी, चलो नहीं करी कोई बात नहीं, जैसे मान लो मेरे पास में ये क्या है, लोहे का एक क्यूब है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, क्रैक है, दरारें हैं दोस्तों। दरारे का पता लगाने के लिए बताऊं क्या किया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव क्या करी जाती है, डाली जाती है, जिससे उसका दरार का पता लगाया जाता है। तो बहुत सारी आप लोगों की ऐसी डिवाइस है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड पे काम करती है। ठीक है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक का ध्वनि उत्पन्न करती है, रिसीव करती है। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड है क्या, ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। दोस्तों इसका उपयोग कहां कहां पर होता है मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, इसका जो यूज होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो प्लीज एक बार इन सबको भूल के एक बार इस जगह ध्यान दीजिए, इधर मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने एक डिवाइस का नाम सुना होगा, इस डिवाइस का नाम है सोनार। सुना है क्या सोनार? अभी आगे भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। सोनार सुना है? आप लोगों से एग्जाम में कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। यानी जैसे आप लोग गूगल मैप ऑन करते हो ना कहीं पर पहुंचने के लिए,
तो वैसे ही दोस्तों साउंड का भी इस्तेमाल किया जाता है नेविगेट करने के लिए, लोकेशन का पता लगाने के लिए। तो सर ये थोड़ा होता क्या है, थोड़ा सा समझाइए ना। देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ये शिप है, ये क्या है, बहुत बड़ा शिप है, ठीक है। इसके नीचे क्या लगाया जाता है, सोनार लगाया जाता है। अब इस सोनार, आपको मान लेते हैं, आपको ये देखना है कि समुद्र की गहराई कितनी है। मान लो ये समुद्र का बिल्कुल बॉटम आ गया, ये बॉटम है, ठीक है। और दोस्तों ऊपर पानी है, आप लोगों को पता लगाना है इसकी गहराई कितनी है। तो दोस्तों इससे क्या निकलती है, साउंड वेव्स निकलती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव निकलती है, ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों ये जाके टकराएगा, टकरा के दोस्तों वापस आएगा। तो आप लोगों का ये समय कैलकुलेट कर लिया जाता है कि कितने समय लगा जाने में, कितना लगा आने में, स्पीड कितनी थी, उससे आपका पता पड़ जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी, मतलब गहराई का आप लोगों को पता पड़ जाएगा। तो दोस्तों सोनार में भी आप लोगों के कौन से साउंड का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड का। दोस्तों कभी आप लोगों ने सोनोग्राफी करवाई क्या, ईश्वर करे कभी आपको जरूरत नहीं पड़े, ना आपके किसी परिवार में पड़े, बट आपने जरूर इसका नाम कभी ना कभी सुना होगा। स्पेशली दोस्तों जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है उनको हर 2-3 महीने में सोनोग्राफी करवानी पड़ती है, जिससे पता पड़ पाए कि जो बच्चे की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। क्लियर है क्या, बताइए, सही बात है क्या, बोलो, बताओ बताओ। तो उसमें क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं ये कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनकी गर्भ में बच्चा है, आप लोग उसके वो देखना चाह रहे हो। तो दोस्तों ऐसे एक डिवाइस होती है, ठीक है ना। इससे क्या निकलती है दोस्तों, साउंड वेव निकलती है। देखो ये यहां पर दर्शाया गया ना, ऐसे ये क्या है, साउंड वेव है, और अलग अलग जगह टकरा के वापस आती है ना, तो एक पूरी की पूरी इमेज बना देती है ये। तो ध्यान रखेंगे सोनोग्राफी में भी कौन सी वेव का इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। सर और कहां पर यूज होता है बताएंगे दोस्तों, जो क्रैक्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोई भैया आपके पास में आयरन का टुकड़ा है, उसके अंदर कोई क्रैक है, या कुछ पत्थर में कुछ क्रैक है, तो दोस्तों उस क्रैक का पता लगाने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं, है ना। इंटरनल ऑर्गन्स का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए केवल दोस्तों प्रेग्नेंट लेडी ही इस्तेमाल नहीं करती है अल्ट्रासाउंड का। दोस्तों आप लोग मान लेते हैं आपके किडनी में स्टोन है, तब भी आप लोग सोनोग्राफी करा सकते हो। तो बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनकी चेक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है, जरा मुझे बताएं। मैंने बताया था नहीं बताया था, किसी भी तरंग का आयाम क्या होता है। अरे दोस्तों तरंग ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये इसकी मीन पोजीशन है ना। तो मीन पोजीशन से कोई भी तरंग मैक्सिमम कितना ऊपर या कितना नीचे आया, इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड यानी आयाम बोलते हैं। बात क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो अगर मैं आप लोगों से एक सरल शब्दों में पूछूं कि यार किसी ध्वनि का आयाम यानी एम्पलीट्यूड होगा क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जो मेन पोजीशन है, माध्य स्थिति है, उससे अधिकतम विस्थापन, मतलब अधिकतम कितना ऊपर गया या अधिकतम कितना नीचे गया। ठीक है, वो बात तो समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे इसको हम लोग समझेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो मेरी बात को समझो, देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो, है ना। इस वायर को थोड़ा सा इधर खींच लेता हूं। देखो प्लीज मेरी बात को समझो ढंग से। दोस्तों एक साउंड तो ऐसा है, एक साउंड वेव ऐसी है, ठीक है। दोस्तों दूसरी साउंड वेव कौन सी है, मुझे बताओ एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है। इसको मैं नंबर दे देता हूं 1, इसको मैं नंबर दे देता हूं 2, ठीक है। सर आकाश गोंड जी बोल रहे हैं, सर मानव 20 हर्ट्ज से कम क्यों नहीं सुन सकता। चलो आकाश जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जो मानव है, इंसान है, वो उड़ क्यों नहीं सकता, बताओ। अब आप बोलोगे सर ये क्या जवाब हुआ। देखो दोस्तों हर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग बात करें, जो पक्षी है उनके पास में पंख है जिस वजह से उड़ पा रहे हैं, हमारे पास में नहीं है। उनकी जो बोन्स होती है न्यूमेटिक बोन्स होती है, मतलब उनके बोन में कैविटी होती है, हवा भरी होती है, हल्की होती है, इससे वो उड़ पाते हैं। तो सभी का ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अलग अलग है, हमारा भी स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बना हुआ है कि हम लोग इतनी ही सुन सकते हैं। समझ में आ गई बात को, आ जाओ। तो आप लोग बोल रहे हैं सर 1 का, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप लोग साफ देख पा रहे हो।
दोस्तों अब मैं आप लोगों से ये सुनना चाह रहा हूं कि दोस्तों किस साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इस वाले की ज्यादा होगी या इस वाले की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है ना, उस साउंड का एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होता है। ठीक है, क्या समझ में आ गया क्या? तो अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सर इंटेंसिटी यानी जो तीव्रता है और प्रकाश के ये जो एम्पलीट्यूड है इसमें कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल आप लोग बोलोगे जो ये होता है ना, इंटेंसिटी होता है ना, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर किसी ध्वनि तरंग का आयाम आपने 2 गुना बढ़ा दिया तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, जो उसकी तीव्रता होगी, वो 4 गुना बढ़ जाएगी। जैसे आप लोग यहां पर देख लो प्लीज मेरी बात को, जैसे ये जो साउंड वेव है इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। इसका मतलब जो साउंड कैसा है, क्वाइट साउंड है, धीमा मध्य है। जबकि यहां पर क्या है, एम्पलीट्यूड आप लोगों का ज्यादा है। ठीक है, हाई एम्पलीट्यूड है तो साउंड कैसा होगा, ये आप लोगों का लाउड होगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, एक क्वेश्चन कर ले इस पे, एक क्वेश्चन कर ले। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक कुछ बताया था आप लोगों को कि किसी भी साउंड की स्पीड यानी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, इस आधार पे क्वेश्चन में बताएंगे। बताओ दोस्तों, एक तरंग है जो 0.05 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए यदि उसकी आवृत्ति इतनी है। आप लोगों को पता है अगर किसी तरंग की स्पीड के बारे में पूछा जाए या उसकी वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ यानी आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, ये होती है, ये होती है। अब इसकी स्पीड आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है दोस्तों, 0.5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करी है। तो टोटल कितनी दूरी तय करी है, 10 मीटर तय कर रही है। कितने सेकंड में, 0.05 या 5/100 सेकंड में। ठीक है, तो 1000/5 कितना हो गया आप लोगों का, 200 मीटर पर सेकंड। यानी कुल मिला के आप लोगों को स्पीड तो पता है ही, 200 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दी गई है 200, वेवलेंथ आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है वेग को अगर आप लोग मीटर पर सेकंड में रखोगे, जो कि ऐसा ही मात्रक होता है, आवृत्ति को अगर आप लोग हर्ट्ज में रखोगे तो आपका जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो वेवलेंथ का मान कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे, चले, अरे चले या नहीं चले आगे बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत करते हो इसमें भी, है ना। आ जाओ थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर और क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों लाउडनेस, प्रबलता की बात करते हैं, है ना। अब दोस्तों मतलब आपने समझा दिया इंटेंसिटी, लाउडनेस है क्या, हाँ सर आवाज तेज धीमा का पता लगता है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में ये है क्या, इस टर्म को डिफाइंड कैसे किया है, परिभाषित कैसे किया है, ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। देखो एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए ये कोई एक बैल है, बैल से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। दोस्तों यहां पर आप खड़े हो, ये आपका कान है, तो कुल मिला के साउंड आपके पास में आ रहा है, एनर्जी आपके पास में आ रही है। ठीक है दोस्तों, लाउडनेस क्या होती है, कुल मिला के आपके कान में टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, साउंड एनर्जी कितनी आ रही है, उसे आप लोग बोलोगे लाउडनेस। तो मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं, साउंड एनर्जी ज्यादा आएगा, साउंड ज्यादा आएगा तो आपको लाउड सुनाई देगा, सुनाई देगा, सुनाई देगा। तो दोस्तों अगर बात करें लाउडनेस की, ठीक है, लाउडनेस की बात कर लीजिए या इंटेंसिटी की बात कर लीजिए, मैंने आपको बताया था ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप लोग यहां पर देखो, यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, तो ये जो साउंड होगा इसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसकी लाउडनेस कम होगी, ये साउंड कैसा होगा, थोड़ा सा धीमा होगा। जबकि यहां पर इंटेंसिटी, यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा, ये साउंड आप लोगों को लाउड सुनाई देगा, यानी आप लोगों को तेज सुनाई देगा। दोस्तों रूपाली गुप्ता जी बोल रहे हैं सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, लिखना भी है। दोस्तों क्या मेरी स्पीड ज्यादा है, और अगर आप धीरे पढ़ाने को बोलोगे मैं धीरे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस वही है, साइंस आप लोगों का 1.5 साल में कंप्लीट करा दूंगा मैं, है। तो आप लोगों को ये पीडीएफ क्यों दे रहा हूं मैं, जिससे आप लोग आराम से बाद में पढ़ सके, उसको लिख सके,
अब मैं दोस्तों ऐसे रुकूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे बोलोगे इनपुट दोगे मैं वैसे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो भैया सिलेबस अपन को करना है ना, एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस करना ही नहीं करना, क्योंकि अपन ऐसा तो है नहीं उड़ा उड़ा के पढ़ रहे हैं। साउंड में जितनी चीज आती है सब कुछ समझा रहा हूं मैं आपको ना, तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा दोस्तों, समझो मेरी बात को, है ना। आ जाओ, चलिए अब देखो दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि चलो सर आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में तो बता दिया, हमको आवर्ती के बारे में तो बता दिया, सर हमको ये बताओ कि कितने डेसिबल का साउंड मैं सुन सकता हूं। फ्रीक्वेंसी तो बता दिया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, सर मुझे वो बताओ कितने डेसिबल का, मैं 1000 डेसिबल का साउंड सुन सकता हूं क्या, बताओ। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि 80 डेसिबल से ऊपर का जो साउंड होता है ना, वो काफी दर्दनाक होता है, वो कान है ना, कान आप लोगों के दर्द करने लग जाएंगे। जैसे देखो ये जो लड़की है, यहां पर कुछ स्पीकर वगैरह हम चला रहे थे, हमने देखा जो डेसिबल था वो 85.6 डेसिबल का वो साउंड था, तो उसको कान पे तकिया लगाना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गई बात को, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुछ हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया 80 डेसिबल से ऊपर वाला आप लोग के लिए लाउड बोलेंगे इसको, देखो 80 डेसिबल से 100 डेसिबल को वेरी लाउड, और 100 क्रॉस करके तो उसको एक्सट्रीमली लाउड बोलोगे, मतलब बिल्कुल खतरनाक वाला। क्लियर है क्या? ये आप लोगों का जो 0 डेसिबल से 40। अब बात आती है कि सर जैसे हम लोग आपस में जो चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, सर लगभग वो कितना डेसिबल का साउंड होता है जो आप चैट करते हो? 60 डेसिबल के आसपास होता है। क्लियर है क्या दोस्तों? जब ट्रक चलता है आवाज आती है क्या, बिल्कुल 80 डेसिबल तक का साउंड होता है। सर ये याद रखना है कि नहीं? सर ये याद नहीं रखना, बस आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोगों का दोस्तों 60, हम जो बात करते हैं ना वो जनरली 60 डेसिबल तक का साउंड होता है, और इससे ऊपर जो 80, 90, 100 ये काफी आप लोगों का लाउड वाली कैटेगरी में आता है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछूं आप लोगों से? पूछूं? जी सर पूछिए ना। दोस्तों ये मुझे बताओ, जैसे यहां पर मैंने लिखा जनवरी महीने की बात हो रही है, और इस जगह बात हो रही है दोस्तों मई की, बात कर लेते हैं जहां पर गर्मी पड़ती है। ठीक है, भारत में अगर बात करें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, जनरली जहां पर गर्मी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, जनवरी में आपने यहां पर एक कुछ स्पीकर मान लेते हैं ना, कुछ स्पीकर चलाया, स्पीकर लगाया कुछ, है ना, कुछ स्पीकर चलाया, लाउड स्पीकर, उस पर कोई गाना वगैरह आप चला रहे हो, और इससे एग्जैक्ट 10 मीटर की दूरी पर आप खड़े हो। दोस्तों मई में वो ही गाना उतनी ही आवाज में आप लोग लाउड स्पीकर चला रहे हो, और उससे एग्जैक्ट वो ही 10 मीटर की दूरी पर आप खड़े हो। मेरा क्वेश्चन ये है, जनवरी में साउंड आपके पास में जल्दी पहुंचेगा या मई में साउंड आपके पास में जल्दी पहुंचेगा? बताओ। है यहां पर भी बीच में एयर, यहां पर भी एयर है, बताओ कब जल्दी पहुंचेगा? तो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया मई में साउंड आपको जल्दी सुनाई दे देगा, यानी साउंड की जो स्पीड होगी वो तेज होगी। तो दोस्तों मैं आपको यही दर्शाना चाह रहा हूं कि साउंड की स्पीड कई चीजों पे निर्भर करता है। जैसे आप लोगों को पता है मई में एवरेज टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो साउंड की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। वैसे ही दोस्तों साउंड की स्पीड कई चीजों पर निर्भर करती है। आइए उन एक एक के बारे पे हम लोग प्रकाश डालते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो ठीक है, तो बेसिकली किस किस चीज का प्रभाव हम लोगों को समझना है। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, डेंसिटी यानी घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, तीसरी चीज ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। इन तीनों चीज का ही प्रभाव पड़ता है, और मैं यहां पर ही लिख देता हूं, मैं यहीं पर लिख देता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो बढ़ती है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी समझाऊंगा कैसे। टेम्परेचर कम करने पर साउंड की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो क्या होगी? कम होगी। दोस्तों अगर किसी माध्यम की डेंसिटी बढ़ाओगे तो वहां पर साउंड की स्पीड जो होगी, वेलोसिटी जो होगी, क्या होगी? कम होगी। अगर डेंसिटी को कम करोगे, वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात को? यहां पर आप लोग देख लो, अगर ह्यूमिडिटी आप लोग बढ़ाओगे, ह्यूमिडिटी बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होगी तो साउंड की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आप लोग ह्यूमिडिटी कम होगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाने से वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है क्या? सर सबका कमेंट नहीं दिख रहा है, आप अपना कमेंट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे।
कोई दिक्कत? आ जाओ। चलो पहले एक चीज समझते हैं टेम्परेचर की, ठीक है दोस्तों। साउंड आप मुझे बताओ, साउंड आगे प्रोपोगेट कैसे करता है, वो आप लोगों को अच्छे से पता है ना? पता है या नहीं पता? सर यहां पर ये आप लोग बेल है, घंटी है, यहां पर मान लेते हैं आप खड़े हो, तो आप लोगों को पता है कि बीच में क्या है, एयर के पार्टिकल है। इससे जब इससे साउंड प्रोड्यूस होगा तो ये क्या होगा, वाइब्रेट होगा। जब ये वाइब्रेट होगा, इसके पास वाले को क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, तो ये हिलेगा, ये हिलेगा, फिर पास वाले को हिलाएगा, फिर पास वाले को हिलाएगा। दोस्तों अगर इनका टेम्परेचर ज्यादा होता तो क्या होता? टेम्परेचर ज्यादा का मतलब क्या है सर? इनके पास में ज्यादा एनर्जी होती है, तो ज्यादा होती है ना, धुन 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 धुन, तो पास वाले को और आसानी से एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उसके पास वाले को और आसानी से ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि आप लोग यहां पर देखो, यहां पर दोस्तों टेम्परेचर ज्यादा, तो ये कितना देखो कितना फास्ट मोशन कर रहे हैं, जबकि यहां पर टेम्परेचर कम है तो उतना ज्यादा मोशन नहीं कर पा रहे, यहां पर ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर है? तो आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? ठीक है, आप लोग बोल सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने पर साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ती है। बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? बताओ, पहली इंपॉर्टेंट चीज। चलिए दोस्तों दूसरी चीज भी मैं आप लोगों को समझाता हूं। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की बात कर रहे थे। चलो डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं। आपने कोई दो सॉलिड लिया, आपने कोई दो सॉलिड लिए, ठीक है, एक सॉलिड की डेंसिटी कम है, यानी इसके जो पार्टिकल है वो क्या है, हल्के हैं। दोस्तों कोई दूसरा सॉलिड लिया, उसके पार्टिकल क्या है, भारी है, यानी इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। दोस्तों हल्के वाले आराम से मूव कर पाएंगे, भारी वाले? सर भारी वाले तो आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, हल्के वाले तो धन 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 जल्दी जल्दी कर लेंगे ना। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो जल्दी जल्दी हिलेंगे। तो डेंसिटी जिसकी कम, माध्यम मतलब जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह जब साउंड जा रहा है, तो जो माध्यम है ना, इसकी डेंसिटी अगर कम होगी, ठीक है, तो साउंड की वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, अगर किन्हीं दो सॉलिड का कंपेयर कर रहे हो, या किन्हीं दो लिक्विड का कर रहे हो, या किन्हीं दो गैस का कर रहे हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो एक चीज मुझे छोटी सी चीज बताओ, छोटी सी चीज बताओ दोस्तों। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो एयर होती है, वायु होती है, उसमें सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? बोलते नहीं हो। सबसे ज्यादा होती है सर नाइट्रोजन गैस, लगभग 79%। उसके बाद में कौन सी होती है? उसके बाद में होती है कौन सी? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन मान लेते हैं दोस्तों लगभग कितनी है, 21% है। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है क्या? बताओ, अरे हाँ या ना। मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसमें दो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है 28। अब ये आणविक, अणु, मॉलिक्यूलर क्या होता है सब भूल जाओ, केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये, बस इसको रखो 28, इसका होता है 32। दोस्तों ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, आर्द्रता ज्यादा होने का मतलब क्या है बताओ? मैं बोल सकता हूं क्या, जैसे आज मैं बोलूं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है, तो आप लोग बोल सकते हो क्या इस एयर में वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज्यादा है, जल वाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अगर मुझे इस एयर को ह्यूमिड करना है, नमी लानी है, उमस लानी है, ह्यूमिडिटी लानी है, तो मुझे इसमें से कुछ हटा के वाटर वेपर डालनी पड़ेगी, नहीं डालनी पड़ेगी बताओ? और वाटर वेपर का आणविक द्रव्यमान केवल 18 होता है, यानी आप लोगों को भारी चीजें, ये 32, 28 जो भारी चीजें उसको हटा के हल्की वाली चीज डालनी पड़ेगी। स्वनदीप जी आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 73, अगर कोई दिक्कत आ रही है 7374019437। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया क्या? दोस्तों समझ में आ गया क्या? आप लोगों को हल्की चीज डालनी पड़ेगी, भारी चीज हटानी पड़ेगी। तो कुल मिला के दोस्तों जब ह्यूमिडिटी आप लोग बढ़ा रहे हो
तो भारी चीज निकाल रहे हो, हल्की चीज डाल रहे हो, यानी कुल मिला के डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही हो। डेंसिटी कम होने से साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। दोस्तों यही तो मैं चीज बता रहा था आपको। ठीक है, चलिए आगे चलो। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का परावर्तन। दोस्तों परावर्तन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? देखिए परावर्तन होता क्या है, कुछ भी नहीं है परावर्तन। दोस्तों ये कोई सरफेस है, सरफेस है, सॉलिड सरफेस है। किन्हीं अगर कोई तरंग कहीं पर जा रही होती है लेकिन किसी सतह से टकराकर अगर वापस उसी माध्यम में आ जाए, जैसे मान लो इधर एयर थी, फॉर एग्जांपल अगर इधर एयर थी, तो किन्हीं तरंगों का टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? परावर्तन। सर लाइव चैट सबके लिए ओपन कर दो ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास से लाइव चैट सबके लिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, लाइव चैट सबके लिए ओपन हो जाएगी, परेशान मत होइए। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों जब मैं चिल्ला रहा हूं, जैसे मान लीजिए खाली कमरा है, ओ जब चिल्लाओगे तो आवाज आपको वापस सुनाई देती है कि वो क्या है, ध्वनि तरंग टकरा के परावर्तन होके वापस वो आपके पास में आ गई, तो आपको वही ध्वनि सुनाई दे रही है जो आपने निकाली थी। तो जब चिल्लाओगे चंपा, तो आपको चंपा ही सुनाई देगा। अब आप लोग बोलोगे सर खाली कमरे में ऐसा क्यों होता है, बंद कमरे में क्यों नहीं होता? मतलब भरा हुआ कमरा, जैसे दोस्तों कमरा भरा हुआ है, यहां पर दोस्तों बेड भी लगा हुआ है, बेड पे गद्दे भी हैं, पर्दे भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों जो साउंड होता है ना, वो जो सॉफ्ट चीजें होती है ना, उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे अभी मेरे रूम में ये लगे हुए कंटेनर क्या, कर्टेन्स, पर्दे। देखो साइंस पढ़ा पढ़ा के कंटेनर आता रहता है, क्या लगे हुए हैं? कर्टेन्स, पर्दे लगे हुए हैं। तो दोस्तों जब मैं बोलूंगा ना, ये जो साउंड होगा ना, इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो टकरा के आएगा ही नहीं। और यही खाली कमरा है, चारों दीवारें हैं, तो कोई एब्जॉर्ब करने वाला बचा ही नहीं। तो जब मैं बोलूंगा ना, तो टकरा के मेरे पास में आ जाएगा। इसको बोलोगे इको, यानी गूंज आप लोग बोलोगे। क्लियर है क्या? तो बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर कोई आप लोगों का हार्ड सरफेस है, यहां से साउंड निकला टकरा के अगर वापस आ गया तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलेंगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का परावर्तन ही इको यानी गूंज का कारण बनता है। क्लियर दोस्तों? अभी जब हम लोग लाइट पढ़ेंगे ना, प्रकाश, तो वहां पर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों ध्यान रखिए, जिस प्रकार ध्वनि का परावर्तन होता है उसी प्रकार प्रकाश का भी परावर्तन होता है। चले आगे, चले, चलो आ जाओ। तो चलो सर ध्वनि के परावर्तन के बारे में बताओ क्या होता है इको, क्या होता है गूंज। आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों जब भी कोई आप लोग साउंड सुनते हो, जैसे मुझे किसी ने कुछ बोला, तो साउंड का इफेक्ट आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में कब तक रहता है? 0.1 सेकेंड तक। दोस्तों इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ साउंड, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है ढीठपन। वो कब तक आपके दिमाग में बना रहेगा, कान में बना रहेगा, उसका इफेक्ट कब तक रहेगा? बताओ। हट भी इसको बोलते हैं हिंदी में, हट। बताओ। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ईयर या ह्यूमन ब्रेन, तो आप लोग बोलेंगे 0.1 सेकेंड। ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि आप लोग गूंज सुन सकते हो क्या अगर ध्वनि का परावर्तन ही नहीं हो रहा हो? पॉसिबल ही नहीं है। गूंज कैसे सुनाई दे रही है? क्योंकि ध्वनि जाके टकरा के वापस आ रहा है। तो बट वी कैन नॉट लिसन द इको अनलेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गई बात को? आ जाओ यार। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन अगर आप बताओगे तो। हाँ सर पूछिए ना सर, हम बताएंगे। जैसे मान लो मैंने कुछ आवाज लगाई, चंपा, चंपा, ठीक है। ये कोई ठोस सरफेस है, ठोस सतह है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने निकाले चंपा, चंपा, तो साउंड का इफेक्ट मेरी ब्रेन में कब तक रहेगा? 0.1 सेकेंड तक। अगर 0.1 सेकेंड में टकरा के आ गया वापस, तो मुझे सुनाई देगा वही ध्वनि है, वही साउंड है। तो दोस्तों इको के लिए, गूंज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो साउंड है ना, वो 0.1 सेकेंड में लौट के आ जाना चाहिए। अगर वो, जैसे आप मुझे बताओ, एक चीज बताओ, मैंने बोला चंपा,
दोस्तों वो साउंड आपको 4 साल बाद सुनाई दे रहा है, आप उसको गूंज बोलोगे क्या? आपको लगोगे कि किसी ने आवाज दी है। सर प्लीज लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 भी रिकॉर्डेड अवेलेबल करवाइए। दोस्तों सारे लेक्चर आपके रिकॉर्डेड मिलते जाएंगे, जो अगर आप इनकेस मिस करते हो तो। ठीक है अनुराग जी। अच्छा दोस्तों, बाकी के क्लासेज का क्या रेस्पॉन्स है, एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी की जो मैंने आपके लिए क्लास अरेंज कराई है, सब बढ़िया चल रही है? कहीं कोई दिक्कत, कोई आपका विशेष फीडबैक हो, मुझे आप दे सकते हैं। ठीक है, आपकी फीडबैक के सारी चीजें बढ़िया होगी, है ना। हाँ, जब तक मैं बता देता हूं कि कोई भी आप लोग साउंड उसको इको तब बोलोगे जब 0.1 सेकंड में लौट के आ जाए यार, वो समझ में आ गई ना बात को। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब तो सर इको के बारे में थोड़ा सा बताइए, जब आप बोलते हो क्वेश्चन आता है इसका, इस इको का यूज कहां कहां पर होता है, और इस इको से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आते हैं क्या? क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ सूत्र वगैरह बनते हैं क्या सर? सब बता दो। सब बताते हैं, लेकिन अपना सारा ध्यान सर क्लास 1 की पीडीएफ नहीं है, डला देंगे। ठीक है, सारा ध्यान है आप लोग प्लीज यहां पर रखो। ठीक है, देखो मेरी बात को समझो। दोस्तों क्या आप लोगों ने बैट यानी चमगादड़ के बारे में सुना है क्या? चमगादड़ के बारे में सुना है क्या? ये आपका बैट है, ये आपका चमगादड़ है, ये आपका चमगादड़ है। बहुत बढ़िया। दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है, चमगादड़ जब अपना शिकार करता है, जैसे मान लो यहां पर कोई मच्छर है, ठीक है, तो वो क्या निकालता है? वो साउंड निकालता है। कौन सा साउंड? ये जो साउंड निकालता है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो जल्दी से जाके जल्दी आ जाएगा ये। तो दोस्तों जब ये ध्वनि तरंग जा रही है, देखो जा रही है जा रही है जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर बीच में कोई शिकार हुआ ना तो उसे टकरा के वापस आ जाएगी है। जैसे टकरा के वापस आ जाएगी, उसको पता पड़ जाएगा यहाँ पर कोई है, शिकार है, वो खा लेगा। और ऊपर किसी ने हवा में पत्थर तो रखा नहीं होगा, जानवर ही होगा, कोई मच्छर वगैरह ही होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? समझ में आया ये बात? जल्दी से बताओ। अरे बाकी जितनी भी क्लास चलाई है मैंने आपके लिए, जीके वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग, सबका क्या रेस्पॉन्स है बताओ कमेंट करके। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दोस्तों सिमिलरिटी क्या होती है? जो डॉल्फिन होती है ना, आप लोगों को पता है, जो डॉल्फिन होती है ना, वो बाकी मछलियों का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? वो ही इस्तेमाल करती है ध्वनि के परावर्तन की। ये क्या निकालती है? साउंड निकालती है, अल्ट्रासोनिक साउंड। टकरा के वापस आ जाती है तो पता पड़ जाएगा कि यार यहां पर कुछ है, यहां पर कोई मछली है। तो दोस्तों एक्चुअली में मछली द्वारा, डॉल्फिन द्वारा बाकी मछलियों की स्थिति का पता लगाने को हम लोग बोलते हैं फीटर की क्लास। साइंस, रीजनिंग, मैथ्स एकदम मस्त, सब मस्त है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इको लोकेशन इस चीज को बोलते हैं, इको लोकेशन। दोस्तों इको का मतलब गूंज, लोकेशन का मतलब पता। तो इस इको के माध्यम से आप लोग किसी के लोकेशन का पता लगा रहे हैं, तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मजा आ गया? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ। अब सर ये क्या सूत्र है, थोड़ा सा समझाओ ना। कुछ सूत्र नहीं है, देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान समझो, कॉमन सी चीज बताओ। जैसे मान लेते हैं आप यहां पर हो, ठीक है, यहां पर दोस्तों कोई बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, ठीक है। आपने दोस्तों कुछ चिल्लाया, साउंड निकला, साउंड की कुछ ना कुछ स्पीड होगी नहीं होगी? साउंड की कोई ना कोई चाल होगी या नहीं होगी? बताओ, क्लियर है क्या? ठीक है, होगी क्या? बिल्कुल सर होगी। क्यों नहीं होगी सर? बताते नहीं हो, क्यों नहीं होगी? होगी दोस्तों। जब ये जाएगी 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 जाएगी, टकरा के जब ये वापस आएगी, अगर ये 0.1 सेकेंड में आपके पास में आ गई तो आप लोग इसको इको बोल दोगे, गूंज बोल दोगे। बात सही है क्या? अब दोस्तों मान लेते हैं इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो मान लेते हैं d है। आप लोगों को पता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इसको वहां पर जाके वापस आना है तो टोटल दूरी कितनी तय करनी है? अगर इसको आपने डी माना तो डी इंटू डी, डी प्लस डी 2d, और समय कितना है? टी में। तो बस मैं आप लोगों को ये बता रहा था। ये कहां गया? ये रहा। ठीक है, चले आगे, चले, यहां तक समझ में आया? दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, आपसे एक ओपिनियन लूं क्या मैं? एक ओपिनियन लूं क्या? आप देंगे तो? और दोस्तों आपके लिए बहुत शानदार चीज है वो। मतलब आप बोलोगे कि सर ओपिनियन नहीं, ये दो, मेरे को दो, जल्दी दो सर। सर इसके लिए तो मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूं, जबकि आपको नहीं देना है। मैं तो जस्ट एक ओपिनियन ले रहा हूं।
दोस्तों मेरी एक बुक आ रही है, मेरे पास दो ऑप्शन थे, हालांकि पिछले 6 महीने से काम चल रहा है, अब एक ही ऑप्शन बचा है तो क्योंकि मैंने एक सेलेक्ट किया है। एक तो मैं दोस्तों जैसे मार्केट में कई बुक आती है ना मार्केट में हजारों बुक आती साइंस की, एक मैं वैसे निकाल लेता। एक दोस्तों जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं प्रॉपर दोस्तों हैंड रिटन नोट्स, मतलब अगर आपके पास में वो होना, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस आप लोग क्या करो, पढ़ रहे हो उसी में सारा लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है, एक हैंड रिटन नोट्स की बुक। और दोस्तों उसकी हैंडराइटिंग कैसी होगी, ऐसी हैंडराइटिंग आपने देखी नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। लोग आपको पागल बनाते हैं हैंड रिटन नोट्स के नाम पे, पता नहीं क्या, बहुत प्यारी है सर, लेकिन मैं तो इंग्लिश में नोट्स बनाता हूं सर, मैं तो हिंदी बनाता हूं। दोस्तों अलग बच्चों के लिए अलग लगाइए, हिंदी वाले बच्चों के लिए अलग, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग। दोस्तों 10-12 दिन में हो रहा है धमाका, मजा आ जाएगा, मतलब आपके ये सारी नोट्स सारी टेंशन है ना, सारी दूर हो जाएगी। आ जाओ। अब दोस्तों बात करते हैं इको की, प्रतिध्वनि की, गूंज की। देखो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इको। जैसे भैया आप यहां पर हो, एयर है, ठीक है, आप यहां पर हो, ठीक है दोस्तों। एयर में साउंड की स्पीड अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड होती है, मान लो। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप गूंज चाहते हो, इको चाहते हो, तो ये कितना होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये बताओ। तो आप लोगों को पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है साउंड की, 344, ठीक है दोस्तों। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कैसे करनी है, यहां जाना है फिर वापस यहां पर आना है, तो अगर इसको x मानू तो x और x 2x, और कितने समय में आना चाहिए, 0.1 सेकेंड में आना चाहिए। तो x का मान कितना आ जाएगा, 17.2 मीटर। कितना आ जाएगा, 17.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि यार गूंज हो, तो यार 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक भी होगा, क्या होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब दोस्तों ध्वनि के परावर्तन के मैं यूज बताता हूं सर। ध्वनि के परावर्तन का यूज कहां पर होता है, लाउड स्पीकर। जब आप लोग बोलोगे ना इसमें ध्वनि जाएगा, तरंग जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी, परावर्तन हो गया ना, फिर यहां टकरा के वापस चल जाएगी, परावर्तन हो गया ना, फिर टकरा के वापस जाएगी, परावर्तन हो गया ना। तो लाउड स्पीकर में ध्वनि का परावर्तन ही होता है दोस्तों। स्टेटोस्कोप आप लोग जानते हैं, डॉक्टर साहब है ना, इन दोनों को अपने कान में लगाते हैं, ये लगाते हैं आपके हर्ट पे। दोस्तों एक्चुअल में आपका हर्ट में क्या होता है, बहुत सारे वॉल्व होते हैं जो खुलते हैं बंद होते हैं, तो खुलने और बंद के ध्वनि जो होती है ना, वो ध्वनि इसके अंदर एंटर करेगी, फिर वो टकरा के वापस इधर आ जाएगी, परावर्तन हो जाएगा, फिर वापस परावर्तन 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 परावर्तन, ऐसे कर करके आप तक कानों तक पहुंचेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और स्टेथोस्कोप एम्पलीफाई भी करता है स्मॉल साउंड को, यानी जो छोटा सा ध्वनि है ना उसको, उसकी आवाज को भी तेज कर देता है, ठीक है। चलिए और बताइए दोस्तों, क्या आप लोगों ने कॉन्सर्ट हॉल देखा है क्या, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं छोटी सी बात, आप लोग है ना, कोई हॉल है, कहीं स्टेज चल रहा है, जैसे यहां पर आप लोग देखो, जैसे मान लो ये सामने स्टेज है, स्टेज पे कोई बैठ के परफॉर्म कर रहा है, यहां पर बहुत सारी चेयर लग रही है दोस्तों। क्या सभी जगह ध्वनि जाती है, यहां पर भी जाती है? अरे मूवी हॉल में देखा है क्या, सभी जगह जाती है क्या, बिल्कुल जाती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये सीलिंग ऐसे बनाई जाती है, देखो ये सीलिंग जो है ना कुछ इस प्रकार की बनाई जाती है, इनकी जो छत होती है ना ऐसे बना के जाती है, जिससे टकरा के वापस आ जाए, तो कहीं पर टकरा के वापस आ जाए, ऐसे कर्व्ड बनाई जाती है। देखो आप लोग देख पा रहे हो कैसे कर्व्ड बनाई जाती है, ठीक है क्या, ठीक है। और बताओ सर दोस्तों, जो सोनार होता है, सोनार में भी किसका यूज होता है, ध्वनि के परावर्तन का। दोस्तों ध्वनि निकलेगा नीचे से, अगर कहीं पर कुछ पत्थर मिल गया टकरा के वापस आ जाएगा, तो आपको पता पड़ जाएगा कितनी देर में ध्वनि आ गया, यानी जल्दी आ गया, इसका मतलब बहुत कम गहराई पर ही पत्थर है आप लोगों का, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोगों के, और इसी को हम लोग बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों एक चीज और सुन लो, अगर जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई एक व्यक्ति है, ये गाना गा रहा है, अंदर कोई बैठा है दोस्तों, इससे ध्वनि निकला, टकराया, वापिस आया, कोई साउंड निकला था ऐसे, टकराया, वापस आया, इसको दोस्तों अगर बार बार वो ध्वनि सुनाई दे रही ना, बार बार एक बार नहीं, बार बार, तो उसको बोलते हैं रिवर्बिरेशन, यानी अणुरणन। जैसे इको में, गूंज में तो क्या होगा, हेलो हेलो हेलो, ये तो गूंज है, क्योंकि उस रूम में वो बनी हुई है आवाज, इसको बोलते हैं रिवर्बिरेशन। ये किसकी वजह से होता है, बार बार अगर परावर्तन होता है उसकी वजह से। दोस्तों अभी के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में आपको समझाऊंगा
फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा साउंड कैसे प्रोपेगेट होता है, फिर मैं आप लोगों को मैक नंबर, दोस्तों भी समय बचाओ तो आज ही कर ले ये, नहीं यार समय हो गया दोस्तों, है ना, मतलब कल करेंगे हम लोग, फिर मैक नंबर समझाऊंगा, फिर ये अपना चैप्टर पूरा, फिर हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एक क्लास और लगेगी कल और साउंड आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर सेशन आपको पसंद आता है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज 5 स्टार रेटिंग दे, आप ऐप पे जाके अपने रिव्यू लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है रियल में कि हाँ सर, क्योंकि यार बहुत जने है ना दुश्मन बैठे हैं, कुछ भी बहुत सारे कोचिंग वाले उनको पता है मतलब कुछ भी, लेकिन आपको रियलिटी आपको पता है ना, मेरे को पता है ना किसी आपको पता है कि क्या है। तो प्लीज आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दे, है ना, इतनी सी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।